रेस्पिरेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं। आपको रेस्पिरेशन के बारे में हम लोगों ने जो बात करी थी इससे पहले, हमने बात करी थी एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये सारी बातें हो चुकी थी। आज हम लोग जो आए हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ते हुए किस लेवल पे आ गए हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हाँ, देखिए हमने आपको बताया था सबसे पहले कि ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्लूकोज जो था किसमें बदला था? सबसे पहले पायरुविक एसिड में बदला था। ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में बदला तो उसके पास चुनाव करने के लिए दो मौके थे, या तो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी या ऑक्सीजन एब्सेंट थी। ठीक है, एब्सेंट थी। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी तब ये जो जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, वहां चलता है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट थी तो ये देखेंगे कि मसल्स में जाता है, मसल है या ईस्ट सेल है। अगर मसल होती है तो बनता है लैक्टिक एसिड और ईस्ट सेल होती है तो एथाइल अल्कोहल बनता है C2H5OH, और साथ ही साथ आपको मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, ये बात थी। अब क्रेब्स साइकिल अगर चला था तो क्रेब्स साइकिल के लिए हमने आपको पूरा साइकिल पढ़ाया हुआ है, अब हम इसको आगे नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने आपको ये बताया कि क्रेब्स साइकिल के कुछ स्टेप्स में निकलता है NADP NADH। ठीक है, NADP जो है वो फोटोसिंथेसिस में, NADH यहाँ है, और FADH। ठीक है, ये दो चीजें निकलती हैं क्रेब्स साइकिल में। और साथ ही साथ ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जब बनता है इस प्रोसेस कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ये 10 स्टेप की रिएक्शन होती है। उम्मीद कर रहे हैं आपको याद हो गई होगी। क्रेब्स साइकिल भी एक रिएक्शन है, पूरी साइकिल वो आपको याद हो गई होगी। नहीं याद हुई है तो इसकी फर्स्ट वाली वीडियो आप देखिए, उसमें मिलेगा। ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बन रहा होता है तो NADH दो बनते हैं और साथ ही साथ दो ATP भी बनते हैं। लेकिन ये NADH सिर्फ और सिर्फ क्रेब्स साइकिल के बाद, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके ही एक रिएक्शन चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इस सिस्टम में एंटर करते हैं कौन? NADH और FADH। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में NADH और FADH कन्वर्ट होते हैं ATP में। और वो जो पूरी हाइपोथेसिस है कि ये ATP कैसे बनता है, इसे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं, मिशेल ने दी थी। और इसको हम लोग पढ़ के आए कहाँ? फोटोसिंथेसिस में। रेस्पिरेशन में भी हम थोड़ा सा आपको बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा समझिए। NADH से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब NADH डाला जाता है तो एक NADH 3 ATP का फॉर्मेशन करता है, और साथ ही साथ एक FADH जो है वो 2 ATP का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई या नहीं? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता क्या है, कैसे चलता है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, आपका जो ये माइटोकॉन्ड्रिया था, इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन थी ना, ये बड़ी बढ़िया है। इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ही सारा दारोमदार है, सारा खेल इसी इनर मेम्ब्रेन का है। इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। ठीक है, आपका जो क्रेब्स साइकिल था वो यहां चल रहा था। ठीक है, क्रेब्स साइकिल यहां चल रहा था, और क्रेब्स साइकिल में बन क्या रहे थे आपके? NADH और FADH। ठीक है, ठीक, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट करके है, और ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। जब इस पे H लग दिखता है तो ये क्या होगा? ये होगा रिड्यूस, तो इन्हें कहते हैं रिड्यूस। अब NADH क्या करता है? अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को देता है इन्हीं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। FADH भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, किसको? इसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो ये हाइड्रोजन जो है ना, ये टूटेगा इसमें से, और इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन ये बाहर वाले कंपार्टमेंट में, देखिए इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और इसके बीच एक आउटर चेंबर है और ये अंदर इनर चेंबर है। क्लियर है? इनर चेंबर में जो लिक्विड है उसे कह दिया है हमने मैट्रिक्स, लेकिन आउटर चेंबर अभी खाली है। तो जब ये NADH जो है, जब यहाँ पे इसको देगा इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन कहाँ निकल जाएगा? बाहर, आउटर चेंबर में। ऐसे ही FADH में भी इलेक्ट्रॉन देगा और प्रोटॉन बाहर वाले चेंबर में आ जाएगा। तो जितने भी बने हैं ये NADH और FADH, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इन कैरियर्स को देंगे। अब ये कैरियर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये रिडॉक्स पोटेंशियल के से, जिसका हाई रिडॉक्स पोटेंशियल है, वो लो रिडॉक्स पोटेंशियल वाले को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, और ये पूरा एक चेन चलती रहती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन आगे चलता रहेगा। और इलेक्ट्रॉन फाइनली जाता कहाँ है?
ये ऑक्सीजन के साथ में मिलता है और कुछ हाइड्रोजन आयन इसके साथ में जाके जुड़ेंगे और वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को लेके हाइड्रोजन को जोड़ लेगा तो बना देगा H2O। समझ में आई बात है नहीं? Yes. तो ये जो H2O बनता है रेस्पिरेशन में वो इस तरीके से H2O बन रहा है। और ये जो हाइड्रोजन आयन यहाँ इकट्ठा हुए हैं भाई, इनकी कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा बाहर ज्यादा हो गई और यहाँ मैट्रिक्स में इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। तो यहाँ पे होते हैं F1 F0 पार्टिकल जिन्हें ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं, F1 F0 पार्टिकल। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन इन F1 F0 पार्टिकल से अंदर की तरफ लीक होते हैं। जब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है तो ये हाइड्रोजन आयन अंदर की तरफ लीक होंगे और ये जब अंदर की तरफ आते हैं तो ये जो इसका हुड है ना, इस पे लगा होता है एक एंजाइम है ATP सिंथेज। इस एंजाइम का नाम क्या है? ATP सिंथेज। ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम यहीं पे इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ देता है और ATP में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? इस तरह से NADH ने क्या बना दिया? ATP बना दिया। FADH ने क्या बना दिया? ATP बना दिया। समझ में आई बात या नहीं? ये सिनेरियो होता है किसका? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। क्लियर है मेरी बात? कोई दिक्कत इसमें नहीं? बहुत इजी था, बिल्कुल फटाफट आपको समझ में आ गया। ये हाइपोथेसिस कहलाती है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जिसे मिशेल ने दिया था, MISCHEL। ठीक है, तो मिशेल एक साइंटिस्ट थी, उन्होंने दिया था। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो बात आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता क्या है? ये सिस्टम है पूरा, ठीक है, ETS, ये सिस्टम है। तो इस सिस्टम में होता क्या है? इस सिस्टम को देखें तो इसमें हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्स हैं। इस सिस्टम के कितने कॉम्प्लेक्स हैं? 5 कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लेकिन सीक्वेंस जो एनसीईआरटी में लिखा है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट लिखा है, फिर थर्ड लिखा है, फिर सेकंड है, फिर फोर्थ है और लास्ट में फिफ्थ है। और फिफ्थ वहां दिया नहीं। फिफ्थ जो कॉम्प्लेक्स है वो है ATP सिंथेज वाला F1 F0 पार्टिकल ATP सिंथेज। ठीक है, ये आपका F1 हो गया, इधर ये बड़ा वाला F1 हो गया, ये F0 हो गया। ठीक है, इसके ऊपर लगा होता है ATP सिंथेज। ठीक है, ये एंजाइम लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। आइए एनसीईआरटी में इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, इजीली हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एनसीईआरटी में। ये आपका लिख रहा है इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ATP, ऑक्सीडेटिव मतलब कि ऑक्सीडेशन होगा। हाँ, अब जरा यहाँ इस कॉम्प्लेक्स को देखिए, यहाँ ध्यान से देखेंगे हम लोग, एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। आपने कहा ये कॉम्प्लेक्स जो है ये दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा है। ठीक है, इसमें आप अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए तो ये तो हो गई इनर मेम्ब्रेन। ये इसी इनर मेम्ब्रेन को यहां पे ब्लू कलर से दिखाया गया। ठीक है, यहां पे इसके बाहर और अंदर की बात, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी इस मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन के बीच का ये स्पेस है, ये वाला। क्लियर होगी मेरी बात? और ये अंदर वाला है मैट्रिक्स, ये यहां वाला है। अब आप पहले तो ये समझ लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पोजीशंस क्या क्या है। क्लियर है? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत इसमें डाउट हो तो बता दो। नहीं है? ठीक है, तो मैट्रिक्स आपका जो ये है वो यहां दिखाया गया है, जो अंदर वाला सीन है। ये बाहर वाला चेंबर है, उसका सीन दिखा दिया गया, और ये मेम्ब्रेन है, ब्लू कलर से ये दिखा दी गई है। ठीक, तो इसके अंदर ये धसे हुए कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनको हम पढ़ने जा रहे हैं। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं? आइए इनको ध्यान से पढ़ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं। देखिए, आपको पहला कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH डिहाइड्रोजिनेज। पहला कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? NADH डिहाइड्रोजिनेज। भैया इसी के ऊपर नीट 2026 में क्वेश्चन आए हैं, नीट 2025 में क्वेश्चन आए हैं कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम क्या है। सिर्फ नाम पूछा गया था, याद है? नहीं याद है तो हम बता दे रहे हैं कि भैया नाम पूछा गया। ठीक,
मैचिंग वाले क्वेश्चन में आया था, से ये नहीं था, मैचिंग करने पे आया था। नहीं उसमें वो वाला था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट वाला था। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये आया तो है, ये देखिए कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम ये हाँ। दीजिए, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज रखा तो है। नहीं ये वाला क्वेश्चन आया था, हुआ था नहीं ये आया था। चलिए मैचिंग करने वाले क्वेश्चन भी आए हैं, अभी हम देख चुके हैं, इसलिए बता रहे हैं आपको। कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है। और हमने आपको बताया था ये एक एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। बाकी सारे एंजाइम जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होंगे, क्रेब्स साइकिल के, But ये नहीं लेकिन होता। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ये नहीं होता है। ये काम क्या करता है, ये सक्सिनिक एसिड को, यस, सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में बदल देता है, और इसकी वजह से क्या होता है, बनता है एक FADH। याद अगर हो क्रेब्स साइकिल तो क्रेब्स साइकिल में आपने ये करा है, ठीक है। तो आपका सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में बदल रहा है या सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में बदल रहा है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, FADH बनता है, ठीक। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये आपका सेकंड कॉम्प्लेक्स हो गया जिसका नाम था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब आता है थर्ड कॉम्प्लेक्स। देखिए थर्ड कॉम्प्लेक्स सेकंड और फर्स्ट के बीच में है, जिसका नाम है साइटोक्रोम BC1। साइटोक्रोम BC1, ये B और C1 ये कॉम्प्लेक्स हो गया, क्लियर। ये हो गया कौन सा, थर्ड। फर्स्ट वाला कौन सा था, NADH डिहाइड्रोजिनेज। भैया नाम बता रहा है, कुछ कहना चाह रहा है ये नाम, डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि इससे हाइड्रोजन को डी कर देंगे, निकाल देंगे, रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये तो ये डिहाइड्रोजिनेज हो गई, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक, ये फर्स्ट वाला हो गया। तो अब आपको कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पता है, सेकंड पता है, थर्ड पता है। फोर्थ कॉम्प्लेक्स जो है जिसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ऑक्सीजनेज, ऑक्सीजन रिएक्शन होगी, यस, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इनका काम क्या होता है, कैसे काम करते हैं। तो ये सक्सिनिक एसिड को हम हटा दे रहे हैं, सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में बदल रहा है, ये हटा दे रहे हैं, ठीक। आप देखें जल्दी जल्दी सारी चीजें हो जाएंगी फटाफट से। देखिए आपने क्या कहा, आपने कहा NADH था हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर था, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स इधर होगा, यहाँ NADH था। तो NADH अपना इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन कैरियर को ही तो देगा, तो यहाँ NADH आ रहा है, वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, FMN को दे रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ जाइए, या फोटो ले लीजिए, आपको फोटो लेना चाहिए तो फोटो ले लीजिए, और फोटो लेके आगे बढ़िए। हम इसको फिर और थोड़ा बड़ा करके दिखाएं, ठीक है, जूम कर देते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। सप्लाइड में FNR था, FNR था, यहाँ FMN है, वहाँ रिडक्टेज नाम का एंजाइम, ठीक है। चलो हम इसको जूम करके दिखा देते हैं थोड़ा सा, तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। देख यहाँ आपने क्या करा, यहाँ पे NADH डिहाइड्रोजिनेज जो है, इसका नाम ही यही कह रहा है कि मैं डिहाइड्रोजिनेज हूं, मैं क्या करूंगा, मैं हाइड्रोजन को निकाल लूंगा, ठीक है। और किसमें से, NADH में से। तो इन भाई साहब ने क्या करा, NADH में से, NADH जो है उसमें से हाइड्रोजन को निकाल दिया, H+ को निकाल दिया, और ये H+ कहाँ गया, देखिए ये H+ यहाँ आ गया, H+ कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। ये H+ आपका यहाँ पे आ गया, यानी कि ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ गया, यानी कि जो दो मेम्ब्रेन थी उनके बीच में हाइड्रोजन यहाँ आ गया। और इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है आप देखिए गौर से, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, दो इलेक्ट्रॉन्स FMN को मिल रहे हैं, FMN से आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स इसको आगे की तरफ ट्रांसफर कर दे रहा है बहुत शातिर चीज के पास, यूबिक्विनोन। हाँ, यूबिक्विनोन। नाम आपने सुना है फोटोसिंथेसिस में। ये यूबिक्विनोन जो है ये मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। और ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को इधर देता है और हाइड्रोजन भाई साहब को अंदर निकाल देता है। और ये किसको दे रहा है, कॉम्प्लेक्स सेकंड को, थर्ड को दे रहा है, BC1 वाले को,
BC1 वाला साइटोक्रोम BC1 को दे रहा है। तो पहले ये किसको दे रहा है? साइटोक्रोम B को दे रहा है। साइटोक्रोम B आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को दे रहा है। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? साइटोक्रोम C1 को। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत इसमें नहीं? ठीक है, ध्यान से आप देखते रहिए, आपको सारी चीजें दिख रही हैं। ठीक है, आप अगर इसको समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बढ़े आगे? आपने क्या करा, फिर से एक बार देखिए, NADH भाई साहब ने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के ऊपर, क्योंकि इसका नाम ही है NADH डिहाइड्रोजनेज, इसने अपने आप का इलेक्ट्रॉन किसको दिया? FMN को दिया। और हाइड्रोजन कहाँ निकाल के दे दिया? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है, ये आयरन सल्फर से होता हुआ यूबिक्विनॉन को पहुंचा और यूबिक्विनॉन मूव करके पहुंचा है कहां? साइटोक्रोम B के पास में। ये साइटोक्रोम B कहां है? कॉम्प्लेक्स थर्ड में है, सेकंड में नहीं है। ये पॉइंट पकड़े रहिएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, आप यहां से एक पॉइंट और ध्यान से देखिएगा। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट तो आपने यहां देख लिया ऊपर, ठीक। कॉम्प्लेक्स थर्ड यहां देखा और कॉम्प्लेक्स सेकंड तो यहां है। तो फर्स्ट के बाद सेकंड आना चाहिए था। तो अब हम सेकंड के ऊपर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सेकंड में क्या हुआ? देखिए, आपने कहा NADH तो यहां पे अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन एक और चीज बनी थी जिसे कहते थे FADH। वो FADH जो होता है वो यहां होगा, FADH, क्योंकि यहां पे देखिए आप फ्यूमरेट को सक्सिनेट को फ्यूमरेट में बदल दिया, यानी सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में बदला, तो क्या बना होगा? FADH बना होगा। और ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक, तो अब क्या हो रहा है? इस कॉम्प्लेक्स से ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन यहां से मूव करेगा, यहां आएगा, और ये प्रोटॉन इसके साथ में जा रहा है अंदर। तो दो प्रोटॉन ये लेके आ रहा है, दो प्रोटॉन यहां से मिल गए इसको, ये इस तरीके से जा रहा है। देखिए यूबिक्विनॉन, यहाँ H2 लगा हुआ है, यूबिक्विनॉन H2। तो यूबिक्विनॉन ने अपना प्रोटॉन यहां से, ये देखिए ये जा रहा है, और यहां से जो यूबिक्विनॉन आ रहा था फर्स्ट वाले से वो, तो दो मिलके कितने प्रोटॉन हो गए? 4 हाइड्रोजन, 4 प्रोटॉन्स हो गए। समझ में आई बात या नहीं? और इलेक्ट्रॉन, यूबिक्विनॉन ने ये इलेक्ट्रॉन दिया साइटोक्रोम B को, और इस वाले यूबिक्विनॉन ने भी इलेक्ट्रॉन दिया साइटोक्रोम B को। देखो मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखते रहिए, प्रोटॉन का मूवमेंट देखते रहिए, साथ साथ में साइमल्टेनियस चल रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है। FADH ने यहाँ FAD को दिया, FAD ने आयरन सल्फर को दिया, आयरन सल्फर ने यूबिक्विनॉन को होते हुए साइटोक्रोम B को पहुंचा दिया। बोलो कोई दिक्कत नहीं? ठीक, सिनेरियो समझ में आ रहा है या नहीं? आ गया। ये इलेक्ट्रॉन जब इधर पहुंचा बेचारा साइटोक्रोम B के पास में, उधर से भी पहुंचा साइटोक्रोम B के पास में, साइटोक्रोम B के ऊपर आ गया आप प्रेशर। साइटोक्रोम B कह रहा है यार हमारे ऊपर तो प्रेशर आ गया इलेक्ट्रॉन का, इसने इसको दे दिया आयरन सल्फर को, और उसके बाद साइटोक्रोम B C1 में पहुंच गया। साइटोक्रोम C1 के पास जब इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो इसने इसको दे दिया, किसको? साइटोक्रोम C को दे दिया। किसको दे दिया? साइटोक्रोम C को दे दिया। और साइटोक्रोम C जो है वो मूव कर सकता है, जैसे यहाँ यूबिक्विनॉन मूव करके पहुंच रहा था, ऐसे साइटोक्रोम C भी मूव करेगा। क्लियर है मेरी बात? आप ध्यान से देख रहे हैं? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का खेल आपने देख लिया। अब साइटोक्रोम C जो है वो लेके पहुंचेगा ऐसे कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास में। कहां पहुंचेगा? कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास में। यानी हमारे 4 कॉम्प्लेक्स तो यही समराइज हो गए। चौथे कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, और चौथा कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉपर A। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। यहाँ कॉपर A है, यहाँ कॉपर B है, CuA CuB है ना। और यहाँ पे साइटोक्रोम C जो है, साइटोक्रोम C जो है ना, वो साइटोक्रोम C कॉपर को होता हुआ साइटोक्रोम A3 और इसमें पहुंच जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? तो साइटोक्रोम C हो गया, ये C यहां से आया इलेक्ट्रॉन को लेके। समझ में आ गई बात? ये यहां से थर्ड वाले को फोर्थ वाले से मिला रहा है, कौन? साइटोक्रोम C मूव करता हुआ आ रहा है। और ये कॉपर A के थ्रू पहुंच रहा है साइटोक्रोम A, पहले साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A3, फिर CuA, फिर कॉपर A है नहीं B है, ये कॉपर का B है, कॉपर B। ठीक है, CuA। ठीक, समझ में आई बात या नहीं? बोलो, सीक्वेंस समझ में आया? और ये इलेक्ट्रॉन यहां से भाई साहब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब कहां चले गए? ये जो बैठी हुई थी ना ऑक्सीजनवा, ये ऑक्सीजनवा जो है ये ले गई इलेक्ट्रॉन को, और 2 प्रोटॉन इसने चोरी कर लिए। कहां से? ये कौन सी जगह है? ये मैट्रिक्स है,
ठीक है। यस सर। इस मैट्रिक्स से ये दो प्रोटॉन और चोरी कर लिए और इलेक्ट्रॉन को लेके ये बना दिया इसने क्या, H2O। H2O। अभी यही तो बात करी थी कि वाटर बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ पहुंचेगा, ऑक्सीजन के पास। तो फाइनल ऑक्सीजन एक्सेप्टर कौन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन है। ये साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेशन हो गया भाई साहब, ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीडेशन हो गया नहीं हुआ, यस सर। बोलो कोई दिक्कत, नहीं। किसी को कोई समस्या इसमें नहीं। नहीं। कॉम्प्लेक्स 4 तक सारी बातें क्लियर हैं, हर एक बात क्लियर है। आप इन्हीं बातों से एक बात और सीखे कि जब ये काम हो रहा था तो देखिए 2 हाइड्रोजन आयन यहाँ पे फिर अंदर लीक कर गए, यहीं आप देखिए 2 हाइड्रोजन आयन यहीं पे और अंदर लीक करे। क्लियर, क्लियरिटी आ रही है ना, बिल्कुल विजन साफ हो गया। 5 कॉम्प्लेक्स फिर से एक बार देखते हैं, 5 कॉम्प्लेक्स में हुआ क्या, 4 कॉम्प्लेक्स में हुआ क्या। इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले हमें चलाना है, मूव कराना है, पांचों में, पहले तो 4 में कराएंगे इलेक्ट्रॉन को मूव। आपने कहा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को NADH ने इलेक्ट्रॉन दिया, सेकंड वाले को FADH ने इलेक्ट्रॉन दिया, बोलो कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन, इसे FAD को दिया, इसे FMN को दिया। ये इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर से होता हुआ किसको पहुंचा, यूबीक्विनॉन को, और यूबीक्विनॉन भाई साहब ने ऊपर और नीचे से पहुंचा दिया इसे कॉम्प्लेक्स 3 के साइटोक्रोम बी पे, बोलो कोई दिक्कत। तो सबसे पहले आपका साइटोक्रोम बी आ गया, अगर साइटोक्रोम की लिस्ट बना रहे हैं तो साइटोक्रोम बी आ गया। साइटोक्रोम बी से ऊपर और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आगे चलेंगे आयरन सल्फर और साइटोक्रोम C1 के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। साइटोक्रोम C1 से ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचे हैं, साइटोक्रोम C के ऊपर, साइटोक्रोम C के ऊपर पहुंचे। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉम्प्लेक्स से ये जो थर्ड कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉन है साइटोक्रोम C मूव करता हुआ पहुंचेगा कहां, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स फोर्थ के ऊपर, और वो पहले कॉपर A, फिर साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A3 और फिर कॉपर B। समझ में आई बात या नहीं। और फिर ये आगे पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन को मिल जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, बोलो कोई दिक्कत। यहां तक सीक्वेंस समझिए, ये सीक्वेंस पूछा गया था, इस सीक्वेंस को याद कर लीजिए। साइटोक्रोम B C1 C A A3, समझ में आई। साइटोक्रोम के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, साइटोक्रोम B C1 C A और A3, सिर्फ साइटोक्रोम को अगर पकड़े, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। यही सीक्वेंस आया था भाई साहब, हो सकता है इस बार आ जाए सीक्वेंस पूछ के 4 जगह पे तुम्हारी जो ऐसी की तैसी हो जाए कि इलेक्ट्रॉन का क्या है फ्लो, कौन रिडॉक्स पोटेंशियल में ज्यादा है, कौन रिडॉक्स पोटेंशियल में कम है, बताओ इसमें कौन रिडॉक्स पोटेंशियल में ज्यादा हो गया, B रिडॉक्स पोटेंशियल में ज्यादा है, C1 उससे कम है, C उससे कम है, A उससे कम है, A3 और कम है। समझ में आई बात या नहीं, कोई दिक्कत। ये कैपिटल है, स्मॉल है, हाँ वो कॉपर का है, जो CU है वो कॉपर के लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को समस्या कोई परेशानी हुए तो बता दो भैया, फिर आगे बढ़े, ठीक है। चलो भाई, चल आगे बढ़ते हैं। अब इसी बीच में हुआ क्या, इसी बीच में एक और समस्या हुई कि हाइड्रोजन भाई साहब जो थे, यहां से 4 हाइड्रोजन आयन, यहां से 4 हाइड्रोजन आयन और यहां से 2 हाइड्रोजन आयन अंदर बाहर की तरफ लीक कर गए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस यहां पे आ गए। नहीं समझे बात को, समझ में आया, ये इसमें आ गए। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा हो गई, यहां ज्यादा एसिडिक हो गई कंडीशन। अच्छा यहां से देखिए चोरी भी हो गए हाइड्रोजन आयन, यहां से चोरी भी करे गए, तो यहां हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई मैट्रिक्स में, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल सही से समझ में आ रहा है। अब इस हाइड्रोजन आयन को हमें वापस बैलेंस करना पड़ेगा, उस बैलेंस करने के लिए हमारे पास है F1 F0 पार्टिकल, और F1 F0 पार्टिकल ही हमारा ये F1 F0 पार्टिकल ही ये कॉम्प्लेक्स 5th कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये कॉम्प्लेक्स 5th है। समझ में आई बात या नहीं। यस तो 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं आपके। अब ये हाइड्रोजन आयन यहां से लीक करेगा और एक एक हाइड्रोजन आयन लीक करता जाएगा और एक एक एटीपी, यहाँ एटीपी से एटीपी बनता जाएगा और उसे जोड़ने वाला एटीपी सिंथेज होगा। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया, यस सर। इजी था, ठीक है, इजी था, बिल्कुल इजी था, बहुत ही फजी चीजें थी, आपने इजीली सब सीख लिया। अगर ना सीख पाए हो तो बेटा फिर से वीडियो देखिएगा, फिर मजा लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ अंडरलाइन कराएंगे चीजों को, ठीक है, तो चीजें आपकी अंडरलाइन कराएंगे और ठीक है।
ट्रांसपोर्ट सिस्टम द इलेक्ट्रॉन आर पास्ड ऑन टू CO2, ठीक है, CO2 तक पहुंचेंगे, फॉर्मेशन करेंगे इसका, ठीक है। ये अंडरलाइन करते चले से। हाँ, द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच, ये तो आपको पता ही है, इट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये कहाँ है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS कहाँ है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये कहाँ आपको मिलेगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल। बेटा एक बात समझ लीजिए, क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम होता है सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल के दूसरे नाम है KREBS, क्रेब्स साइकिल। इसका दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, ये सब क्रेब्स साइकिल के दूसरे नाम है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आपका ये सिट्रिक एसिड साइकिल में जो कुछ भी बना था, क्या बना था? NADH बना था, डिहाइड्रोजिनेज आर ऑक्सीडाइज्ड बाय, ये कहां बनेगा? ऑक्सीडाइज। NADH क्या हो रहा है? NADH को ऑक्सीडाइज कर रहा है भाई, हाइड्रोजन निकाल लिया गया तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया उसका, ऑक्सीडाइज्ड बाय NADH डिहाइड्रोजिनेज। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, NADH डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडेशन करता है या रिडक्शन करता है? आपको पता होना चाहिए, NADH डिहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन को निकाल रहा है। जब डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है इसका मतलब क्या है? उसका ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का रिमूवल मतलब ऑक्सीडेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। कब करेगा? ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स अब ट्रांसफर हुए कहां? यूबिक्विनॉन को, और यूबिक्विनॉन से ये रिसीव कर रहा है इक्विवेलेंट FADH। देखिए FADH आपका सेकंड वाले से आ रहा है। FADH कहां से आ रहा है? सेकंड वाले से आ रहा है। वो उसमें उन्होंने लिखा नहीं था, हमने लिख दिया था अलग से FADH, ठीक है। और वहां से भी ये आ रहा है सक्सीडेटिव हाइड्रोजन, वहां के यूबिक्विनॉन भी लेके आ रहे हैं। अब कहां पहुंचेगा? साइटोक्रोम C पे पहुंच गया वाया साइटोक्रोम BC1। B और C1 से होता हुआ कहां पहुंच गया? ये C पे पहुंच गया, ठीक। कॉम्प्लेक्स थर्ड की बात हो गई। अब C के बाद स्मॉल प्रोटीन है अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज मोबाइल कैरियर। पकड़िए बात को, साइटोक्रोम C जो है वो एक्ट करता है मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड फोर्थ। कोई क्वेश्चन पूछ दे आपसे, थर्ड और फोर्थ के बीच में कौन इलेक्ट्रॉन कैरियर है? वो है C। बोलो। ओके सर। एनसीईआरटी की लाइन है, अभी 4-5 बार तो चिक के बता ही चुके हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी की लाइन है, पकड़ लो भाई। दूसरी बात, साइटोक्रोम C जो है कॉम्प्लेक्स है कंटेनिंग साइटोक्रोम्स A1 A3 एंड 2 कॉपर सेंटर्स। कितने हैं? 2 कॉपर सेंटर हैं। किसमें? कॉम्प्लेक्स 4 में, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? ये तो पहले ही आपको पता, वहां लिखे ही हुए हैं। ETS में तो सर 2 मोबाइल कैरियर हो गए, फिर एक यूबिक्विनॉन। देखिए मोबाइल कैरियर का मतलब ये पूरा अंदर एक मेम्ब्रेन में पूरा चल रहा है, बाहर की तरफ, ये मेम्ब्रेन के अंदर अंदर चल रहा है, ठीक है। तो प्लांट में से हो सके। आप साइटोक्रोम अगर कोई कौन सा साइटोक्रोम है जो मूवेबल है तो वो ये है, ठीक है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम फोर्थ, तब ये कहा जाएगा दे आर कपल्ड विद ATP सिंथेस। देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दे आर कपल्ड विद ATP सिंथेस। ATP सिंथेस वहां उन्होंने नहीं लिखा था कि कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, और यहां लिख दिया इन्होंने ATP सिंथेस क्या है? कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, फिर ना कहिए कि बताते नहीं है आप। ATP सिंथेस जो है ये कॉम्प्लेक्स 4 है, सो फिफ्थ। और नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर के ऊपर। अब NADH से कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे, जबकि FADH से कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे, ठीक है। ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कब होगा? जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तभी होगा। इसीलिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में आपके NADH का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकलते ही नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन। तभी सिर्फ 2 मॉलिक्यूल। हाँ, इसीलिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATP बनते हैं। द रोल ऑफ ऑक्सीजन, पकड़िए, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ प्रोसेस। टर्मिनल ऑक्सीडेशन आपका ये टर्मिनल स्टेज के ऊपर ही ऑक्सीजन का रोल लिमिटेड है। इसके अलावा ऑक्सीजन का कोई रोल आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। Yet the presence of oxygen is vital since it derives the whole process by removing hydrogen from the system. यही तो डिराइव कर रही है, वाइटल है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस सिर्फ एक जगह है, फिर भी ऑक्सीजन का रोल इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये वहां से हाइड्रोजन को चोरी करके ले जा रही है। वो तो पूरी रिएक्शन इसी से ड्राइव हो रही है, आगे बढ़ा रही है इसको, रिएक्शन को। हाइड्रोजन चोरी होगा तभी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, इसी वजह से प्रोटॉन्स इस तरफ लीक कर रहा है। समझ में आई बात या नहीं?
तो आगे क्या होगा? ऑक्सीजन किस तरीके से एक्ट करती है? ऑक्सीजन एक्ट एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। पकड़िए बात को, अंडरलाइन कर लीजिए। ऑक्सीजन कैसे एक्ट कर रही है? ऑक्सीजन एक्ट एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। अनलाइक फॉस्फोराइलेशन वेयर, देखिए फोटोफॉस्फोराइलेशन, और देखिए यहीं पे वो वाली बात आ गई जो हम 50 बार चिल्ला चुके हैं पहले भी फोटोसिंथेसिस में, कि फॉस्फोराइलेशन दो तरीके के होते हैं। एक होता है लाइट की प्रेजेंस में यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन, और एक लाइट की एब्सेंस में हो रहा है या आपके रेस्पिरेशन में हो रहा है, उसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो वहां लाइट की प्रेजेंस थी, यहाँ नहीं है, लेकिन दोनों में फॉर्मेशन ऑफ एटीपी हो रहा है। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर होता है और उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइज होता है। सेम प्रोसेस है उसमें भी और इसमें भी। प्रोटॉन वहां भी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, यहाँ भी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, वहां भी मिशेल ने दी है, ये भी मिशेल की है। दोनों हाइपोथेसिस सेम तरीके से एटीपी के फॉर्मेशन को बताती हैं। ठीक है, तो सिंथेसिस एक्सप्लेन्ड बाय केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ये हम बता चुके हैं, ये सब पहले ही बातें हो गई हैं। अब ये इन्होंने दिखाया हुआ है कि 4 प्रोटॉन यहाँ से यहाँ लीक कर रहे हैं और एक एटीपी बन रहा है। ठीक है, फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस 4 हाइड्रोजन आयन पास थ्रू F0 फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। पकड़िए पॉइंट और अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, एटीपी सिंथेस कहां पे होता है? F1 के ऊपर होता है। एटीपी सिंथेस किसके ऊपर है? F1 के ऊपर है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूटिलाइजेस सिंथेसाइजिंग एटीपी विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेस। तो एटीपी सिंथेस ही है कॉम्प्लेक्स 5th। ये F1 F0 नहीं, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स 5th है। ठीक है, जिसमें 2 मेजर कंपोनेंट्स है, F1 F0 है। F1 जो है वो हेड पीस है, बाहर की तरफ रहता है और उसी के ऊपर एटीपी सिंथेसिस होगी। और F0 जो है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, आपने प्रोटीन भी पढ़े थे, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे अगर कोई पूछे तुमसे एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन का, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का एग्जांपल F1, इंट्रिंसिक का F0, बोलो कोई दिक्कत? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है ना, लिखा है उसमें साफ साफ। यस सर। तो आप बता दीजिएगा। पैसेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू द कैटालिटिक साइट ऑफ F0। तो ये बात होगी, बाकी बातें आपको पता ही है। बैलेंस शीट हम पहले ही सिखा चुके हैं आपको कि किस में कितने बने। ठीक है, ये बैलेंस शीट हम आपको पहले ही बता चुके हैं। देखिए टीसीए साइकिल यहाँ लिख दिया है, ऊपर कहीं बताया नहीं। टीसीए मतलब क्रिब साइकिल। यस, अब हम लोग छोटी सी बात कर रहे हैं, एम्फीबोलिक पाथवे, वो भी बता चुके हैं। एम्फीबोलिक पाथवे भी हम आपको बता चुके हैं। छोटा सा इसे अगर आपको देखना है तो समझिए। देखिए, इसको हम पहले ही बता के रखे हुए, लेकिन अगर फिर से देखना तो फिर से देख लीजिए। देखिए क्या हो रहा है कि आपने कहा 3 मिनट कि आपकी रेस्पिरेशन जो है वो 2 चीजों के ऊपर होती है, कि रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट कौन से लग रहे हैं, उसके हिसाब से रेस्पिरेशन 2 तरीके की है आपकी, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में आपके फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स अगर होंगे तो अगर उनसे एनर्जी मिल रही तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, अगर प्रोटीन से मिल रही तो प्रोटोप्लाज्मिक। अब इस रेस्पिरेशन को ध्यान से देखिए। इतना देखने के बाद आप यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए, फैट जब टूटता है तो आपको पता है ये 2 चीजों से टूटा हुआ है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। देखिए, इस चार्ट में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि अरे बहुत टफ है, कुछ इतना इजी है, ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। और कैसे उठेगा वही हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फैट्स 2 पार्ट में टूट रहा है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल आगे स्टेप बाय स्टेप बीटा ऑक्सीडेशन करते हुए बनाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और यहां फैटी एसिड का भी ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन, और ये बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ध्यान से समझिए। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि ग्लिसरॉल जो है वो किस स्टेप के ऊपर जाके मर्ज हो रहा है, देखिए हम लोग जो बेसिक पढ़ के आए वो कार्बोहाइड्रेट वाला पढ़ के आए। आपने कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज की बात करी, तो यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, और फिर वो फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट टूट गया 2 पार्ट में, पीजीए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, अब यहां से देखिए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, अगर फैट टूटता तो फैट का जो ग्लिसरॉल वाला पार्ट था वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता, और ये इसी ग्लाइकोलिसिस में आके मर्ज हो जाता, और ग्लाइकोलिसिस से आगे ये एनर्जी देना शुरू कर देता। फिर ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फिर यहाँ पे PgAl 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, लास्ट में पैकेज बन जाता है। हाँ 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फिर पाइरुविक एसिड। ठीक है, ये बात हुई थी। तो पाइरुविक एसिड यहाँ आ गया, और ये पाइरुविक एसिड फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, और यहाँ निकलता है NADH। यही तो निकलता है।
और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये लिंकिंग रिएक्शन होती है। और फिर एसिटाइल को एंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और एसिटाइल को एंजाइम ए जो है एसिटाइल सिट्रिक एसिड में हाँ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में मिलके सिट्रिक एसिड बनाता है। फिर सिस एकोनिटिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड, हाँ आइसोसिट्रिक एसिड सिस एकोनिटिक एसिड ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिक कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये पूरा क्रेब्स साइकिल चलता है। याद है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, हमें तो याद है, हमने आपको सुना दिया। तो क्रेब्स साइकिल ये चलेगा। यानी कि आप कहें फैट्स अगर डिग्रेड हो रहा है तो फैट का ग्लिसरॉल जो है वो घुसेगा कहां? ग्लाइकोलिसिस में और वहां से आगे बढ़ेगा। अगर फैटी एसिड है तो वो टूट के पहुंचेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में और फिर ये क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा और इस तरीके से एनर्जी देगा। लेकिन अगर प्रोटीन्स की यही बात करी जाए तो प्रोटीन्स में होते हैं अमाइनो एसिड्स और अमाइनो एसिड्स जो हैं जब वो टूटते हैं तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होते हैं और पायरुविक एसिड यानी कि फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएंगे और फिर वो आगे बढ़ेंगे। ये इस तरीके से एनर्जी देते हैं। लेकिन आपने जब क्रेब्स साइकिल की बात करी थी तो क्रेब्स साइकिल में अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड था। यहां ट्रांस एमिनेशन और डी एमिनेशन होके ये वापस से ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो सकता है और ये ग्लूटामेट जो है ये एक तरीके का एमिनो एसिड ही होता है। ये एमिनो एसिड में वापस कन्वर्ट हो सकता है। ट्रांस एमिनो एसिड, ट्रांस एमिनेशन और डी एमिनेशन करके कुछ टर्म्स हैं जो आप पढ़ेंगे बाद में, अभी हम नहीं पढ़ा रहे। ये ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे थे चीजें ऊपर से टूटती चली आ रही थी और एनर्जी दे रही थी, लेकिन क्रेब्स साइकिल में से कुछ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड क्या हो रहा है? ग्लूटामेट बना रहा है, फॉर्मेशन भी कर रहा है। यानी यहाँ डिग्रेडेशन हो रहा है, टूट रहा है। टूटने वाले प्रोसेस कहते हैं कैटाबॉलिज्म। यस, कैटाबॉलिज्म। और यहां फॉर्मेशन हो रहा है, इसे क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। और जब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों हो रही हैं और ये चल रहा है रेस्पिरेशन तो इसको कहते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। ठीक है? यस सर। तो इस तरह से रेस्पिरेशन क्या हो गया हमारा? एम्फीबॉलिक पाथवे हो गया। बोलो कोई दिक्कत किसी को इसमें? जरा सी भी हुई हो तो बता दो। ऐसे ही पायरुविक एसिड से वापस अमीनो एसिड भी बन सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये तो हम लोगों का यहां तक रेस्पिरेशन हुआ, कौन सा? एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। ठीक, इसमें कोई किसी को समस्या आई हो तो बताओ। बच्चों वाला था बिल्कुल। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा यहां से। ये जो इतना इन्होंने दिया है ये सब वही बातें लिखी हुई हैं कि चीजें जो है वापस से आ जाएंगी, टूट के जाएगा, ये वो सब पूरा हम बता चुके हैं। जो अभी हमने बोला वो सब यही है। आप एक बार अपने आप से चाहिएगा, पढ़िएगा तो आपको वही सब मिलेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये एसिड कोएंजाइम ए, टीसीए साइकिल, ये सब पूरा हो गया हमारा। ठीक है, ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना हो, फिर उसके आगे ये सब चला तो हो गया। चल, अब पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज क्या कर रहा है ये भी हम आपको बता चुके हैं। हम रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ना 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 वेट फर्मेंटेशन। अभी ये बचा। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा था वो एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट था बेटा, समझिए। वापस से हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पे। हम लोगों को अभी ये जो पढ़ रहे थे अभी तो हम लोग यहाँ तक आ गए थे। ठीक है, देखिए ये स्टेप करते हुए हम यहाँ आ गए। यानी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाया, पायरुविक एसिड से क्रेब्स साइकिल चलाया, क्रेब्स साइकिल के बाद ईटीएस करा और यहाँ एनर्जी बना ली। बहुत ही बढ़िया रहा, मजा। पायरुविक एसिड के बाद ये उधर जाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, किसी को कोई दिक्कत। लैक्टिक एसिड। अब हम लोग इस तरफ आएंगे, यानी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सही, ज्यादा छोटा ज्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक वाला। अरे बच्चों वाले टॉपिक है यार, इसमें क्या ही है। ये एक थोड़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यहाँ पे बड़े लेवल पे थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको बना हुआ है। देखिए सर 2 साइटोक्रोम बी, मतलब ये दिखा रहा है कि 2 बार साइकिल चलेगी। हाँ, देखिए कितना बढ़िया दिखाया हुआ है, हर एक चीज हर एक स्टेप पे। आपने जब ग्लूकोज से डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड आया था और फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था तो NaDH बन रहा था, याद करिए। यस। और यहाँ पे पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था तो NaDH बन रहा था, याद करिए। जी।
और जब आपका अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम ए बन रहा है तब NADH बन रहा था, याद करिए। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से जब सॉरी आइसोसिट्रिक एसिड से जब ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बन रहा था तो NADH बन रहा था, याद करिए। है कितनी जबरदस्त तरीके से सारी चीज। जब फ्यूमेरिक एसिड से सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमेरिक एसिड बन रहा था तो FADH बन रहा था, याद करिए। यस और फ्यूमेरिक से जब मैलिक बन रहा था, मैलिक एसिड से ऑक्सैलोसिट्रिक एसिड जब बन रहा था तब NADH बन रहा था। मजा आया? आप अगर पहली वीडियो को रट के आए हैं, सब करके आए हैं, तो आपको बहुत जबरदस्त लगेगा ये सारी चीजें। अब इन्हीं का खेल देख लीजिए, यहाँ NADH देखिए, ये आके इसमें छूटा, ये वापस इसमें आ गया, FAD याद आया, और ये आगे इधर देखिए, ये आ गया FAD में, और ये इस तरीके से एक दूसरे को देते हुए ये इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन बेचारा कूद के एक से दूसरे में, ये रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कूदता हुआ यहाँ पहुंच गया। जब यहाँ आया तो ये ऑक्सीजन था, इसने उठाया और फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ठीक। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन थे वो जब आगे लीक हो रहे हैं तो वो ये देखिए हाइड्रोजन आयन यहाँ से लीक हो रहा है। तो इस तरह से ATP का फॉर्मेशन भी हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ATP का भी फॉर्मेशन हो जा रहा है, और यहाँ हाइड्रोजन एक्सेप्टर है ऑक्सीजन वाला है। हर एक चीज आपकी बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे आपकी बनी हुई है। आप अगर गौर से देखना चाहिए तो आपको सारी चीजें यहाँ दिख रही। बोलो, मजेदार था? ये चीजें ऐसे आपको मिलती नहीं है। अब यहाँ पे ये होते हैं शटल्स। यहाँ पे हमने आपको एक बार याद करिए बताया था जब ग्लाइकोलिसिस हुई थी तो ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP और 2 NADH बने थे, याद है जी। इन 2 NADH से हमें ATP अगर चाहिए होगा तो ये कैसे जाएंगे ATP में बदलने के लिए? ये जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, यानी इनको आपके साइटोप्लाज्म से कहां भेजना है? और साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में भेजने के लिए हमारे 2 तरीके के पाथवे हैं, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल है और मैलेट एस्पार्टेट शटल है। हाँ, वही तो जानकारी देना है यार हमें। अब उस जानकारी को लेने के लिए हम यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये मैलेट एस्पार्टेट शटल, यानी आपका ये जो साइटोप्लाज्म था इसमें था NADH, ये NADH था, इसको पहुंचना कहां था? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के पास में पहुंचना था। इसको पहुंचाने के लिए हमारे पास जो कैरियर था वो था ऑक्सैलो एसीटेट। इसने क्या करा? NADH ने अपने इस हाइड्रोजन आयन को ऑक्सैलो एसीटेट को दे दिया और मैलेट में इसको कन्वर्ट कर दिया। जैसे उसने ऐसे पकड़ा, मैलेट में कन्वर्ट हो। मैलेट इन मेम्ब्रेन से मूव करता हुआ पहुंच सकता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में मैलेट कन्वर्ट हो गया किसमें? ऑक्सैलो एसीटेट में, और निकाल दिया 2 NADH। बोलो, इधर से NADH इसको मिला था, ये समझो एक तरीके की चिट्ठी थी, अपने जेब में फोल्ड करके ले गया, वहां चिट्ठी फेंक दी और वापस ऑक्सैलो एसीटेट एस्पार्टेट में कन्वर्ट होके वापस आ गया। क्या कुछ लेन देन हुआ? कुछ नहीं, ये बस कन्वर्ट होके आ गया। ये क्यों गया ऐसे इस तरीके से? क्योंकि ये परमिएबल नहीं था इस मेम्ब्रेन के लिए, तो इसने इसको दे दिया। जो परमिएबल था जिस तरीके से वो जा सकता था। समझ में आ गई बात या नहीं? इसने ऐसा क्यों किया? ये खुद चला जाता है अंदर, तो मेम्ब्रेन थी ना, दो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया के, उनके अंदर जाना है, तो इसने अपने आप को इस रूप में कन्वर्ट करके पहुंच गया। बोलो कोई दिक्कत? अब ये NADH है, ये वापस से NADH अपना बना लेगा, 3 ATP बना देगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? यहां तक कोई दिक्कत? इस शटल को कहते हैं मैलेट एस्पार्टेट शटल। ठीक, बढ़िया। आओ अगला तरीका एक और है, फॉस्फेट नहीं, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। इस तरीके में क्या करते हैं? ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल जो है, इसमें आपका जो NADH है ये अपने आपके हाइड्रोजन आयन को किसमें दे रहा है? डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट। ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, और ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिर्फ यहां तक जा रहा है, इनर मेम्ब्रेन में नहीं जा रहा है। बोलो कोई दिक्कत? तो अगर ये इनर मेम्ब्रेन में पास नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ यहीं तक जाएगा। अब ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो अपने आप को डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है तो FAD से FADH2 बन जाता है। एक गया था NADH2, बना क्या? FADH2। FADH2 से कितने? 2 निकलते हैं। 2 और से 3
उस वाले से कितने 3, तो यहाँ FADH2 बन गया। अब ये वापस आ गया, देख के कहना भैया हमने काम कर लिया। तो यहीं पे 36 बस। 38 वाला यस यस, तो आपके जो 2 NADH थे वो 2 FADH में यहाँ कन्वर्ट हो गए, ये भी 36 का और 2 FADH से कितने मिलेंगे हमें 4 ATP मिलते हैं। बोलो कोई दिक्कत? और ऊपर क्या था? अच्छा, अब ये 4 ATP और 2 ATP तो उससे मिल ही रहे थे पहले, 4 2 कितना हो गया 6, और 30 ATP आपको मिलते हैं क्रिप्स साइकिल से, 2 बार चलता है जब, तो 30 ATP वहां से मिल गए 36। तो 36 ATP का कॉन्सेप्ट समझ में आया? जब ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू ये NADH पहुंचेगा मैट्रिक्स में, तब आपको 36 ATP मिलेंगे, बट जब मैलेट एस्पार्टेट शटल चलेगा तब आपको 38 ATP मिलते हैं। आपको अब ये बात थोड़ी सी स्टैंडर्ड हमने बढ़ा के बता दी, आपको नीट में सिर्फ इतना याद करना 38 ATP ही बनते हैं, 36 का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ। शटल तक पूछ सकते हैं कि कौन नहीं, को शटल पटल नहीं पूछेंगे वो तुमसे, उन्होंने एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं कहीं, लेकिन हमने आपको बता दिया। नहीं, आपको फेंकना नहीं बाहर निकाल के, लेकिन आपको याद रखना, थोड़ा सा दिमाग में आपके होना चाहिए चीजें, एडवांस लेवल पे थोड़ी सी तो होना चाहिए। क्या पता वो क्या कर जाए तुम्हारे साथ। अच्छा, वैसे कॉमनली कौन सा चलता है इन दोनों में से? 38 वाला, कॉमनली 38। तो कोई सा कंडीशन होती है जिसमें 36 वाला फिर चले लगता है? बताया तो हमने आपको कि 36 वाला जब, अगर वो आप कॉमनली मानेंगे 38 का ही, लेकिन कंडीशन तो प्लांट के ऊपर है, क्या अवेलेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का था, ये तो पूरा हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि कहाँ से क्या चलेगा, कैसे चलेगा, ये पूरा हम आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, तो इसके डायग्राम पर ये डायग्राम नहीं है, सही तो है, हाँ, ये देखिए, वो नहीं बोल रहा साइटोक्रोम B, यहाँ Q, C1, C, A3 बता तो दिया पूरा, ये पूरा हम लिखवा दे दिया अभी आपको, ये आपको पूरा हम पूरा बता ही चुके हैं कि 36 और 38 का कॉन्सेप्ट ये देख लो, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में जो कुछ भी बना वो देखिए 4 और 6 यहाँ से ही जुड़ जाएगा, 36 और 38। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई यार। और फर्मेंटेशन, हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, फर्मेंटेशन की बात करेंगे, और यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन की, जिसको हम सोच रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया जाए। हैव अ नाइस डे।